If we talk about the thermal property of the matter, then temperature is the one of the most important key factor. And in this lecture, we will discuss in detail about temperature and its measurement. So let's start with the heat and then concept of temperature and thermal scale, faulty thermometer, and there are some principle which represent how to calculate a temperature and how to calibrate the temperature. That principle is known as a thermometric principle, right? And there are two special type of thermometer, that is a gas thermometer. One is constant volume gas thermometer, another one is the constant pressure gas thermometer. And in the last we will compare all different type of the thermometer, and at the end there is special type of thermometer, that is a triple point thermometer and modern thermometer, right? So let's start with heat. Actually, heat is the form of energy. Heat is the form of energy and sensation of hotness. And heat is always flow from the high temperature to the low temperature. अगर यहाँ पे जो रॉड है उसको मैं यहाँ पे अगर इसको टच करूंगा तो हमको एक सेंसेशन फील होगा. That sensation is known as a heat. Heat actually form of energy, and heat is always travel from high temperature to the low temperature. And actually heat is a scalar quantity. इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, and इसकी SI यूनिट जूल होती है. and इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो ml to the power t-2 ml t2 and t to the power -2 होता है. हीट को डिटेल में इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, तो अभी फिलहाल इसके लिए यहीं तक इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है टेम्परेचर को समझने के लिए. तो बेसिकली टेम्परेचर को हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि हीट की डायरेक्शन क्या है, राइट? तो हीट तभी हमको समझ में आएगा जब टेम्परेचर पता होगा, तभी हम टेम्परेचर डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर क्या होती है. और टेम्परेचर को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर का रिफ्लेक्शन अलग-अलग मैटर में किस-किस तरीके से होता है. अगर मैं बोलूँ कि सॉलिड है, सॉलिड के पास कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, तो देखेंगे कि सॉलिड की वाइब्रेशंस कितनी हो रही है, कोलिजन कितना हो रहा है. तो अगर सॉलिड की रिफ्लेक्शन अगर आपको देखनी है, मतलब टेम्परेचर का रिफ्लेक्शन देखना है सॉलिड में, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, ये मॉलिक्यूल्स एक-दूसरे के बीच में वाइब्रेशन कर रहे होते हैं. तो जितना ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, जितना ज़्यादा कोलिजन्स वहाँ पे हो रहे हैं, इट मीन्स उसके पास हाई टेम्परेचर है, राइट? तो जो जो सिमिलैरिटी सॉलिड में है, सेम सिमिलैरिटीज लिक्विड में होती हैं, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एकदम पास-पास में होते हैं. गैस के केस में ऐसा नहीं होता है. गैस वाइब्रेट नहीं करते, गैस रैंडम मोशन करते हैं. अगर मान लो गैस का पार्टिकल बहुत तेजी से घूम रहा है, तो उसके पास स्पीड होगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा. तो किसी भी गैस के पास जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके पास उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर है. तो टेम्परेचर का रिफ्लेक्शन सॉलिड एंड लिक्विड में वाइब्रेशन एंड कोलिजन ऑफ एटम की वजह से आप देख सकते हो. बट गैस में बात करें, गैस में टेम्परेचर बेसिकली उनकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? एंड गैस सॉरी टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है? टेम्परेचर एक मेजरमेंट है. किसका मेजरमेंट है? वो बताएगा कि कोई बॉडी हॉट है या फिर कितना ज़्यादा कोल्ड है, कितना ठंडा है, ठीक है? तो अगर इसको मेजर करना है तो आपके पास कौन सी ऐसी डिवाइस है जिससे आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, राइट? तो उसकी डिवाइस होती है थर्मोमीटर. थर्मोमीटर से हम किसी भी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. इस चैप्टर में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है. दो टाइप का प्रॉपर्टी होता है, एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक मीन्स होता है आप एक एक पार्टिकल को एनालाइज करते हो, वो उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बताते हो. जैसे अगर मैं बात करूं किसी गैस की स्पीड कितनी है, तो मैं एक पार्टिकल की स्पीड के बारे में बात करूंगा, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूंगा. दिस इज द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. बट अगर मैं उस पूरे सिस्टम के टेम्परेचर के बारे में बात करूं कि इस गैस के कंटेनर के अंदर कितना टेम्परेचर है, तो एक पार्टिकल की बात नहीं होगी, एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल की बात होगी. इस टाइप के अप्रोच को माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहते हैं. तो बेसिकली जो टेम्परेचर है वो एक तरीके का माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है. टेम्परेचर इज द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. एंड टेम्परेचर बेसिकली किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो वो स्केलर क्वांटिटी है. इनकी एसआई यूनिट केल्विन होती है. एंड टेम्परेचर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो स्केलर होकर के भी पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो ये पॉजिटिव में भी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस भी होता है, एंड -273.15 डिग्री सेल्सियस भी होता है, राइट? एंड टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप के यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रैंकाइन, है ना, रेम्योर. तो डिफरेंट टाइप के यूनिट्स होंगे. इन सारे यूनिट को आपस में कैसे कनेक्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, इसी चैप्टर में इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. अगर आपसे पूछा जाए ऐसी किसी फिजिकल क्वांटिटी के नाम बताइए जिसके पास यूनिट तो हो बट उसके पास डायमेंशन ना हो, एंड वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है, तो टेम्परेचर उसका बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस है, और पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों फॉर्मेट में वो इजीली मूव कर सकता है, राइट? देन आगे मूव करते हैं. एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे. क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, द मर्करी बॉइल्स एट टेम्परेचर 356 डिग्री सेल्सियस. However, the mercury thermometer are made
such that they can measure temperature up to the 500 degree Celsius, right? It is done by means अगर मान लो कि पानी को मैं गर्म कर रहा हूँ तो अर्थ के सरफेस पे इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है? 1 एटमॉस्फेयर होता है अर्थ के सरफेस पे, तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है 100 डिग्री सेल्सियस होती है। जैसे ही हम हाइट पे चल रहे होते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, मे बी 0.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। तो अब जो वाटर 100 पे बॉयल हो रहा है वो मे बी 80 डिग्री सेल्सियस या 90 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट कर दे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि उसका बॉइलिंग पॉइंट और भी ज़्यादा बढ़ जाए ताकि और कम टेम्परेचर को हम वहाँ पे मेजर कर सकें, जैसे कि मरकरी में है कि मरकरी 356 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगा, मेजर करना है मुझे को 500, तो मैं चाहूँगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 500 के ऊपर रहे। तो बॉइलिंग पॉइंट को और ज़्यादा राइज़ करने के लिए ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम बढ़ा देंगे। इसलिए जो मरकरी कॉलम का अपर पोर्शन होता है वहाँ पे नाइट्रोजन गैस को हाई प्रेशर के फॉर्म में रखा जाता है, जिसकी वजह से मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो और भी ज़्यादा राइज़ कर जाता है एंड ईज़िली हम लोग 500 डिग्री सेल्सियस तक मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो इसका कौन-सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बाय फिलिंग द नाइट्रोजन gas at high temperature above the mercury column, right? Second question is that the scale of the temperature that has only positive degree of the temperature. देखो मैंने बोला कि जो केल्विन है, केल्विन इज एसआई यूनिट। इवन केल्विन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 केल्विन होती है, मतलब 0 से कम कोई टेम्परेचर हो ही नहीं सकता एंड मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक आप कितना भी आप मेजर कर दें। तो केल्विन ही एक ऐसा टेम्परेचर है जिसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, अदरवाइज सेल्सियस इन सब की वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है, राइट? अब हम बात करते हैं कि जब अगर आप टेम्परेचर बनाओगे, मतलब थर्मोमीटर बनाओगे, तो उसमें स्केलिंग करनी पड़ती है। स्केलिंग जिसको आप रीड करके बताते हो, तो वो स्केलिंग कैसे करनी होती है, उसकी क्या क्राइटेरिया है, इस चीज़ को इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थर्मोमेट्रिक स्केल को बनाने के लिए 2 चीज़ें पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला कंस्ट्रक्शन, दूसरा होता है कैलिब्रेशन। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? मान लो अगर आपको टेम्परेचर को मेज़र करना है, तो टेम्परेचर कोई भी डायरेक्ट मेज़रमेंट नहीं है, उसको आप किसी न किसी दूसरे के फॉर्मेट में आप मेज़र करते हो। जैसे मरकरी में टेम्परेचर को हाइट के फॉर्म में मेज़र किया जाता है, राइट? तो इसके अलावा और भी पैरामीटर हैं जिनको आप मेज़र कर सकते हो, टेम्परेचर अगर मेज़र करना है। तो इस टाइप के प्रॉपर्टी को बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है? जो ये बताता है कि उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो टेम्परेचर को किन-किन पैरामीटर के साथ आप मेज़र कर सकते हो? टेम्परेचर को प्रेशर के फॉर्म में मेज़र किया जाता है, वॉल्यूम के फॉर्म में मेज़र किया जाता है। वॉल्यूम मेज़र हो जाएगा तो आप वहाँ से हाइट निकाल सकते हो, जो कि मैं मरकरी की बात कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी मेज़र किया जा सकता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज़ ईएमएफ के फॉर्म में भी आप मेज़र कर सकते हो, राइट? एंड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि हमको यहाँ पे कंसीडर करना होता है कि टेम्परेचर इन पैरामीटर के साथ लीनियरली वेरी कर रहा हो। मतलब अगर मैं जितना टेम्परेचर को बढ़ाऊँ उसी के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन होना चाहिए वो लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। अदरवाइज़ ये हमारे कंसिडरेशन से आउट ऑफ द बॉक्स चला जाएगा एंड फिर हम लोग किसी पर्टिकुलर थर्मोमीटर को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएँगे। कंडीशन फिक्स होनी चाहिए कि जो भी टेम्परेचर है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जितनी भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हैं, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे ईएमएफ हो, ठीक है? इनके बीच में एक लीनियर रिलेशन होना चाहिए, राइट? अब हम बात करते हैं कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन मीन्स आप यहाँ पे ध्यान दें, जैसे यहाँ पे ये स्केल इसमें जो थर्मोमीटर हमने लगाया वो सबसे पहले आइस में मैंने यहाँ पुट किया। तो यहाँ पे मरकरी कुछ न कुछ राइज़ कर जाएगा। आइस 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हर एक बॉडी हर एक टेम्परेचर पे हीट लिबरेट करते हैं, तो हीट को वो एब्ज़ॉर्ब करके अपना एक्सपेंड करना स्टार्ट होगा। होता क्या है कि मरकरी के अंदर जो थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी है, वो हीट को एब्ज़ॉर्ब करके उसके अंदर एक्सपेंशन प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी होती है। तो जैसे ही हीट को एब्ज़ॉर्ब किया, वो एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, तो मान लो यहाँ तक आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0, राइट? फिर उसी थर्मोमीटर को मैंने स्टीम में ले आया और स्टीम का टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मरकरी और भी ज़्यादा एक्सपेंड होके यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैंने नोट कर दिया ऐसे 100, राइट? तो मैंने 2 पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया, एक लोअर फिक्स पॉइंट हो गया, एक अपर फिक्स पॉइंट हो गया। फिर मैंने देखा कि भाई इसकी लेंथ कितनी है, इस लेंथ को मैंने मेज़र कर दिया, राइट? एंड इस लेंथ को मेज़र करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 डिवीज़न में मैंने ब्रेक किया। तो अगर मैंने 100 में से 0 को माइनस किया, 5 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब हर एक डिवीज़न पे आपको 20 डिग्री सेल्सियस जाना है। तो यहाँ पे 0 आएगा तो इधर 20, देन 40, देन 60, देन 80, देन 120 एंड सेम रेशियो पे ऊपर की ओर जाएँगे, सेम रेशियो पे नीचे भी आएँगे। तो इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर थर्मोमीटर के ऊपर एक स्केलिंग कर दिया। अब आप कोई भी टेम्परेचर आप मेज़र करोगे, तो जहाँ पे भी ये मरकरी राइज़ करेगा एंड देन वहाँ पे रीड कर देंगे एंड उसकी वैल्यू को हम बता देंगे। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसी को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। तो ये मैंने जो कैलिब्रेशन किया वो हाइट के साथ में किया। हाइट बेसिकली वॉल्यूम से कनेक्टेड होता है। तो हमारा जो मेन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो वॉल्यूम हो गया। इस तरीके से थर्मोमीटर हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इनकी जो स्केलिंग है, मैंने 0 ही क्यों बोला?
ठीक है, क्योंकि सेल्सियस में अगर मैं वाटर की बात करूं, जो फ्रीज होता है, फ्रीज मीन्स जहाँ पे आइस बनना वो स्टार्ट होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। लेकिन अगर इसका मैं नाम चेंज कर दूं, सेल्सियस को हटा के केल्विन कर दूं, फ़ारेनहाइट कर दूं, रैंकाइन कर दूं, तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से अलग अलग स्केल दिया गया। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्केल हैं 4। जैसे अगर आप टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो, मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप की यूनिट होंगी। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो हम इन जनरल यूज करते हैं वो है डिग्री सेल्सियस। एंड उसके अलावा डिग्री सेल्सियस का अलावा फ़ारेनहाइट, केल्विन, रैंकाइन, ठीक है, एंड रेम्यूर टाइप के स्केल हम यूज करते हैं, राइट। तो होता क्या है कि इसमें 2 टाइप के फिक्स पॉइंट होते हैं, एक लोअर फिक्स पॉइंट होएगा और एक अपर फिक्स पॉइंट होएगा। सेल्सियस की जो लोअर फिक्स पॉइंट होती है उसकी वैल्यू होती है 0 एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होती है 100। सभी का डेटा याद रखना, इसकी 0 होगी, इसकी 32, केल्विन की 273, रैंकाइन की 0, सॉरी रेम्योर की 0 एंड रैंकाइन की 492 होगी। एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 100, 212, 373, 80 एंड 672, ठीक है। इस टाइप के यहाँ पे अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट हमने बना दिए। बट इसका फायदा क्या है, हमने इसको यहाँ पे क्यों बनाया, इसको आप ध्यान से देखना कि इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स बने हैं, राइट। ये 25 डिवीजन मैं सभी में बनाऊंगा इस तरीके से, 25 डिवीजन में सभी को मैंने ब्रेक कर दिया। फिर मैंने देखा कि अगर मैंने 100 को 25 से डिवाइड किया तो इधर 4 आ गया, मतलब एक एक डिवीजन की वैल्यू 444 की इक्वल है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो मैं 180 को 25 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 7.2 आएगा। तो यहाँ पे जो एक डिवीजन है वो 7.2 की इक्वल है, इसका जो एक डिवीजन है वो 4 डिग्री की इक्वल है। मतलब डेटा का अंतर है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर देखा जाए सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में अगर मैं बोलूँ 1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 फ़ारेनहाइट कौन ज्यादा बड़ा होगा, तो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बड़ा होगा, 1 फ़ारेनहाइट क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा। क्योंकि 1 डिग्री की बात करें तो जो एक्चुअली उसकी जो हीट है वो थोड़ी ज्यादा होगी, 1 फ़ारेनहाइट की जो हीट होगी वो कम होगी। मतलब 111 मतलब फ़ारेनहाइट एक तरीके की छोटी यूनिट हो गई। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि अगर मैं एक स्केल की बात करता हूँ, एक स्केल में 1 सेंटीमीटर का एक डिवीजन होता है, राइट। उसके अंदर छोटे-छोटे और डिवीजन्स होते हैं। जो सबसे छोटा डिवीजन होता है वो मिलीमीटर होता है। तो मिलीमीटर सेंटीमीटर को कंपेयर करूँ तो सेंटीमीटर एक बिगर यूनिट है एंड जो मिलीमीटर है वो एक छोटी यूनिट है। अगर मैं बोलूँ कि एक डिवीजन बना दिया, उसमें सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी हुई 1, उसी में मिलीमीटर की कितनी वैल्यू हुई 10, राइट। मतलब एक डिवीजन में सेंटीमीटर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, मिलीमीटर 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मिलीमीटर छोटी वैल्यू हो गई। उसी तरीके से एक डिवीजन में डिग्री सेल्सियस 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ़ारेनहाइट 7.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब एक डिवीजन की जो बड़ी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है उसकी वैल्यू कम है अदर के कंपेयर में। ना समझ में आए तो स्केल वाला आप कंसिडरेशन आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये है केल्विन, केल्विन में कितने डिफरेंसेस है, 100 को 25 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 4। तो इसके हर एक डिवीजन पे आप 4 आप ऐड करने लग जाओगे। इस तरीके से अलग अलग अपर एंड लोअर पॉइंट के हिसाब से अलग अलग स्केल बनाए जा सकते हैं, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो भी मेजरमेंट बताएगा डिग्री ऑफ सेंसेशन चेंज हो जाएगी, डिग्री ऑफ सेंसेशन वही रहेगी बट उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा क्योंकि यूनिट चेंज हो गई है, राइट। जैसे अगर मैंने बोला कि अगर इस पेन को मेजर करना है तो अगर ये 5 सेंटीमीटर आ गया तो इसको हम 50 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। तो पेन की लेंथ वही है बट इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया क्योंकि इसकी यूनिट चेंज हो गई। अब कैसे कन्वर्जन करेंगे, कैसे आप देखोगे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को केल्विन में आपस में कैसे चेंज किया जाए, इसका ट्रिक देखना। जैसे मान लो एक मैंने बीच में एक लाइन बना दी जो सभी की मेजरमेंट करने के लिए एक सेम वैल्यू को बताएगा। एक लाइन मैंने बनाई, ये मेजरमेंट सभी के लिए है, सब सेम यही वैल्यू बताएंगे। बट पहले वाला स्केल इसको सेल्सियस में बताएगा, दूसरा वाला फ़ारेनहाइट में बताएगा, तीसरा इसका केल्विन बताएगा, चौथा इसको रैंकाइन, इसको हम सॉरी रिम्यूर है तो इसको आर ई से रिप्रेजेंट कर दिया, नेक्स्ट रैंकाइन है तो इसको मैंने आर एन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपको क्या करना है, रेशियो निकालनी है, मतलब इस पूरे का रेशियो, इसका रेशियो आपने निकाल दिया। सेकेंड वाले का अगर आपने पूरे का रेशियो, इसका रेशियो निकालोगे तो सेम आएगा, पूरे का रेशियो, इसका रेशियो, अगेन पूरे का रेशियो, इसका रेशियो। इस केस में भी अगेन आप पूरे का रेशियो एंड इसका रेशियो आप निकालोगे। तो पूरा डिफरेंस करो, सबको डिफरेंस करके बड़ी वैल्यू को डिफरेंस करके आपने यहाँ पे लिख दिया। इसका डिफरेंस निकालना होगा तो C-0, इसका डिफरेंस निकालना होगा तो F-32। इस तरीके से सारे फार्मूलों को आपस में कन्वर्ट करके आप एक रिलेशन यहाँ से निकाल दोगे एंड बड़ी इजीली स्केल को आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट राइज इन टेम्परेचर, मतलब 1 डिग्री है, 1 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो किसका स्मॉलेस्ट होगा यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें दिखा है फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, सेल्सियस है। अब इधर हम आते हैं, इसको मैं थोड़ी देर के हटा दे रहा हूँ। तो मैंने क्या कि सभी को 25 से हमने डिवाइड कर दिया, सभी को मैंने 25 से डिवाइड कर दिया तो एक छोटा स्केल मैंने दिया, मतलब ये स्केल है। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पे मैंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ जो डिवीजन है वो कितना है, 25 का है।
तो अगर मैं सेल्सियस की बात करूंगा तो इसमें मैंने 100 डिवाइड बाई 25 किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, मतलब 4 से रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया 180 डिवाइड बाय द 25, इसकी वैल्यू आ गई 7.2, ठीक है। एंड केल्विन में भी आ गया 100 डिवाइड बाय द 25, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 4 आ गई। फिर जो रिम्यूर है उसको मैंने 80 डिवाइड बाय मैंने 25 किया, ठीक है। तो 80 डिवाइड बाय 25 को कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये आ गया 3.2। और इधर भी अगेन 180 डिवाइड बाय 25 है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 7.2 आ गया, ठीक है। तो इसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है, इस आर के बारे में ऐसा इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कि रैंकाइन है कि ये रेम्यूर है, तो हम यहाँ पे मान करके चल रहे हैं ये रेम्यूर है। तो आप देखो कि एक डिवीजन डिग्री सेल्सियस पे क्या लिख करके आएगा, इधर लिख के आएगा 4 डिग्री, मतलब 4 का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जो भी इंक्रीमेंट होगा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7.2। और इधर जो इंक्रीमेंट होगा केल्विन, अगेन ये भी कितने का होगा, 4 का होगा। और इधर जो इंक्रीमेंट होगा वो कितने का है, 3.2 का है। इधर जो इंक्रीमेंट है वो कितने का है, 7.2 का है। ऑप्शन में ये मान करके नहीं चल रहे हैं कि रैंकाइन वहां दे रखा है, ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन एंड ये रिम्यूल। तो मैंने आपको ट्रिक सिखाया, जैसे एक डिवीजन मैंने बनाया था, जैसे एक डिवीजन मैंने बनाया और यहाँ पे लिखा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड 1 सेंटीमीटर के अंदर यहाँ पे खूब सारे डिवीजन बनाए और मैंने बोला कि जो 1 सेंटीमीटर है इस बड़े डिवीजन के अंदर जो मिलीमीटर आई उसकी वैल्यू कितनी आई, 10 मिलीमीटर। उसी तरीके से ये भी एक डिवीजन है, तो मतलब इसकी रीडिंग कितनी आई, 4 डिग्री सेल्सियस, इसकी रीडिंग कितनी आई, 7.2 फ़ारेनहाइट। मतलब जिनका नंबर ज्यादा उनकी वैल्यू कम। जैसे देखा जाए कि 1 जो सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर की इक्वल हो गया, डिवीजन तो एक ही है ना, बट उस डिवीजन को रिप्रेजेंट सेंटीमीटर में एक छोटी वैल्यू से कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू हाई है, इतना नंबर नहीं चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, बट उसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 मिलीमीटर चाहिए मेरे को। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिलीमीटर एक छोटी यूनिट है, तो अगर मैं देखा जाए कि सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आई, 7.2। सेम विंडो को रिप्रेजेंट करने के लिए 7.2 इज अ बिग वैल्यू। इट मींस जो फ़ारेनहाइट है वो एक लीस्ट यूनिट है, एक छोटी यूनिट है। अगर देखा जाए इनमें से सबसे छोटी यूनिट क्या हो जाएगी, तो बोलेंगे फ़ारेनहाइट सबसे छोटी यूनिट है। बड़ी यूनिट कौन सी हो जाएगी, देखो सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, 3.2। तो जो रिम्योर है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर 1 लिखते हैं तो 1 का मीनिंग क्या है कि उसके पास सेंसेशन ज्यादा होगी। 1 फ़ारेनहाइट लिखते हैं इसका मतलब उसके पास सेंसेशन थोड़ी कम होगी, क्योंकि नंबर सेम है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द थर्मोमीटर इज मार्क 20 डिग्री एंड द पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज मार्क 150 डिग्री एंड जो मेजरिंग टेम्परेचर है वो 60 डिग्री है। दिस थर्मोमीटर विल रीड, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि एक ये डिफरेंट टाइप का स्केल है, क्योंकि मैंने बताया था कि फ्रीजिंग 0 पे होता है, बॉइलिंग 100 पे होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। अगर इसको मुझे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, C-0 डिवाइड बाय द 100-0 इक्वल्स टू जो नया आया x माइनस इसकी आएगी लोअर पॉइंट डिवाइड बाय द x अपर माइनस x लोअर। तो यहाँ पे जो रीड करके डेटा इन्होंने बताया वो रीड एक्चुअली इन्होंने 60 डिग्री किया हुआ है, 60 डिग्री इन्होंने रीड किया हुआ है, तो जस्ट डेटा हमको यहाँ पे पुट करना है। तो अगर 60 डिग्री रीड किया तो इसको मैंने लिख दिया 60-0 डिवाइड बाय द 100-0। अब ये जो नया स्केल बनाया वो 60 डिग्री को किस में रीड करेगा ये आपको बताना है, तो इसको मैंने x को एज इट इज रखा। इसकी जो लोअर लिमिट है वो हो गई 20 एंड अपर लिमिट है 150 एंड माइनस ये हो गई 20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 20 एंड डिवाइड बाय द नीचे आ जाएगा 130, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x को निकालने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय द 130 डिवाइड बाय द 100 एंड प्लस 20 दैट इज 98। तो जो रीडिंग आएगी 60 डिग्री सेल्सियस उसकी वैल्यू हो जाएगी 98 डिग्री, अगर हम न्यू स्केल यूज करते हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया, राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मर्करी इज अ mercury thermometer transfer from the melting ice to hot liquid. The mercury rises by the 9/10 of distance between the two fixed point. जैसे मान लो मैंने एक ऐसा थर्मोमीटर बनाया, इसकी दो लिमिट हो गई, एक हो गई लोअर लिमिट जो कि 0 डिग्री पे है, एक हो गई अपर लिमिट जो कि 100 डिग्री पे है, राइट। तो इनके बीच का जो लेंथ इसने कवर किया वो है 9/10। 9/10 मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट इतना लेंथ इसने कवर कर दिया।
तो इसकी रीडिंग एक्चुअली यहाँ पे कितनी हो रही होगी उस चीज को हमको देखना है, मतलब यहाँ पे इसकी रीडिंग कितनी हो रही होगी। तो डिफरेंस कितने का है, 100 माइनस 0 का डिफरेंस है, और अगर इसको मैंने 9/10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 90 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे जो रीडिंग आ रही होगी इसकी 90 डिग्री सेल्सियस आ रही होगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट, जो अभी ये रीड करके बताया इसको फ़ारेनहाइट में बताओ। तो मेरा रिलेशन क्या होता है फ़ारेनहाइट के साथ कि C माइनस 0 डिवाइड बाय द 100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइड बाय द 212 एंड माइनस 32। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाय द 100 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइड बाय द 180, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 90 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 180 एंड प्लस 32, 94। तो फाइनली फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू आई वो आ गई 194 फ़ारेनहाइट, मतलब सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, राइट। Moving on to another problem. The centigrade and Fahrenheit thermometer are dipped in a boiling water. The water temperature is lowered under the Fahrenheit thermometer registered 140 degree. The fall in the temperature in registered as a degree Celsius thermometer is, इसका मतलब आप देखना कि जैसे दो थर्मोमीटर है, ठीक है, एक सेल्सियस हो गया दूसरा फ़ारेनहाइट हो गया, इसकी दो लिमिट हो गई, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। एक मेजरमेंट किया गया, तो मेजरमेंट की जो ये रीडिंग आई फ़ारेनहाइट के लिए, इसके लिए जो रीडिंग आई वो आई 140 डिग्री, और ये होता है 32, और इधर होता है 212। सेल्सियस में ये होता है 100, ये जो रीड करेगा उसको हम C बोलेंगे, ये अभी जो रीड किया इसको हमने F बोला, और ये होती है 0। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर कुछ डिक्रीमेंट हुआ है। तो अगर मैं 212 में 140 को डिक्रीज करूंगा तो देखेंगे कितनी वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो गई। तो इसकी डिक्रीज हुई वैल्यू है 72 डिग्री, 72 डिग्री का डिक्रीमेंट हो गया। तो यहाँ पे कितने डिग्री का डिक्रीमेंट होएगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो जैसे आपके पास एक रिलेशन होता है, रिलेशन ये है कि C माइनस 0 डिवाइड बाई द 100 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइड बाई द 212 माइनस 32। ट्रिक सिखा रहा हूँ, इसको पहले सिंप्लीफाई करो तो इसको लिखते हैं C डिवाइड बाई द 5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइड बाई 9, 9 यहाँ पे भी आएगा एंड 9 यहाँ पे भी आएगा। डिफ्रेंशिएट करो तो C को लिख सकते हैं डेल्टा C डिवाइड बाय द 5 और F को लिख सकते हैं डेल्टा F डिवाइड बाय द 9। तो अब यहाँ पे देखो जो डिक्रीमेंट हुआ फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू कितनी आ गई 72। तो डेल्टा F की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 72 एंड डिवाइड बाय 9। तो हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं C के अंदर कितना चेंज आया, तो डेल्टा C डिवाइड बाय द 5। तो अगर 72 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 8 आ जाएगा, राइट। तो नाउ द डेल्टा C विल बी इक्वल टू द 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट विल बी इक्वल टू द 40 डिग्री सेल्सियस। तो अगर फ़ारेनहाइट स्केल में 72 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे कितने का होएगा 40 डिग्री का होएगा। तो B इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर स्केल विथ विच द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल शो द सेम टेम्परेचर, ठीक है, बट नहीं, इसको लिख दो विथ अपोजिट साइन, मतलब जो भी आंसर देना है उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे मार्क करना है। तो अगर मैंने बोला कि C माइनस 0 डिवाइड बाय द 100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइड बाय द 212 माइनस 32, सेम रीडिंग करनी, दोनों को मैंने सेम सेम बोल दिया। ऐसा कौन सा टेम्परेचर जो दोनों सेम सेम वैल्यू बता सकते हैं। तो C की जगह मैंने रखा x एंड F की जगह भी मैंने रखा x। सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर आएगा x डिवाइड बाय द 100 को हम 5 लिख सकते हैं, इधर आएगा x माइनस 32 एंड डिवाइड बाई ये हो जाएगी 9, ठीक है। सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि 9x विल बी इक्वल टू द 5x एंड माइनस 5 एंड 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, 0, 1, 15, एक यहाँ पे आ गया 16 एंड अगेन इसको सिंप्लीफाई किया तो 4x विल बी इक्वल टू द माइनस 160 एंड x विल बी इक्वल टू द माइनस 40, राइट। तो इसका जो अपोजिट साइन है वो कितना हो जाएगा 40। तो 40 इज करेक्ट आंसर। मीन्स माइनस 40 एक ऐसा वैल्यू है जिसपे फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस सेम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन C एंड F। तो बेसिकली यहाँ पे C एंड F के बीच में एक स्ट्रेट लाइन का अलग अलग कर्व बनाए गए हैं। जैसे आपके पास पता है जो मेन इक्वेशन है वो कितनी है, C डिवाइड बाई द 5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइड बाई 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, C शुड बी ऑन y एक्सिस, मतलब जो C है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, C y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो फ़ारेनहाइट है इसको x एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्मेट में आपको रखना है। तो c की जगह मैंने रख दिया y, इधर रख दिया मैंने 5
f की जगह मैंने लिख दिया x माइनस 32 एंड डिवाइड बाई 9. y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो y इज इक्वल टू 5x डिवाइड बाई 9 एंड माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 9 इस फॉर्मेट में आ गया. तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो स्लोप है वो बेसिकली पॉजिटिव है, तो कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता. तो देखें, C नहीं हो सकता एंड D नहीं हो सकता क्योंकि इनके स्लोप यहाँ पे नेगेटिव दे रखे हैं. फिर यहाँ पे C की जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव में आई है, इसका मतलब y एक्सिस को ऊपर नहीं कट करना है, नीचे पे कट करना है. तो ये जो लाइन है ये y एक्सिस को ऊपर कट कर रहा है, तो इसका B ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. करेक्ट ऑप्शन इज A, राइट. A इसलिए सही है क्योंकि A का स्लोप भी पॉजिटिव है, नीचे भी कट कर रहा है, तो A इज योर करेक्ट आंसर. Next question. The coefficient of the linear expansion of the metal is 12 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius is value in a degree of Fahrenheit. Fahrenheit में आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, ध्यान से देखें. जैसे कि मैंने बोला कि C minus C डिवाइड बाय द 5 विल बी इक्वल टू द F minus 32 डिवाइड बाय द 9. इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो उसके बाद आपके पास डेटा कितना आ गया कि डेल्टा C डिवाइड बाय द 5 विल बी इक्वल टू द डेल्टा F डिवाइड बाय द 9. थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन करेंगे तो 1 डिवाइड बाय द 5 विल बी इक्वल टू द 1 डिवाइड बाय 9. मैंने डेल्टा C को इसके यहाँ पे लेकर के आया, तो इसको मैं ऐसे लिख दिया कि 1 डिवाइड बाय डेल्टा C. एंड जो फॉरेनहाइट है इसको मैं यहाँ पे लेकर के आया, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दिया 1 डिवाइड बाय द डेल्टा F, राइट. 1 डिवाइड बाय डेल्टा C को लिख सकते हैं पर डिग्री सेल्सियस, और जो पर डिग्री सेल्सियस है उसको मेनली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा C, मतलब लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट इन फॉर द डिग्री सेल्सियस, एंड वो 1/9 से मल्टीप्लाई होगा. और जो 1 फ़ारेनहाइट है, 1 डिवाइड बाय चेंज इन फ़ारेनहाइट, तो वो हो जाएगा अल्फा F, वो अल्फा F को रिप्रेजेंट करेगा, एंड दैट विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1/5. अब क्वेश्चन में अल्फा C दे रखा है एंड अल्फा F हमको फाइंड आउट करना है, तो अल्फा F की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी अल्फा F इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 9 एंड मल्टीप्लाइड बाय अल्फा C कितना दिया हुआ है 12 into 10 to the power minus 6. ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 and 4 ऊपर आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 3 into 10 to the power minus 6, राइट. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो A इज योर करेक्ट आंसर. अब हम फॉल्टी थर्मोमीटर की बात करते हैं. फॉल्टी थर्मोमीटर कुछ नहीं होता, उसमें क्या होता है कि जो अपर एंड लोअर पॉइंट होती है उसकी वैल्यूज अलग अलग आ जाती है. तो आपको क्या करना है, तो जो लोअर फिक्स पॉइंट है एंड जो अपर फिक्स पॉइंट है उसको मेजर करना है, एक अलग से उसका स्केल दे देना है, और फॉल्टी थर्मोमीटर को आप अलग अलग फॉर्मेट में निकाल सकते हैं, चाहे वो फॉरेनहाइट हो, चाहे वो केल्विन हो, एंड चाहे वो डिग्री सेल्सियस हो. बस याद रखना है कि लोअर अपर फिक्स पॉइंट आपको ठीक से पता होना चाहिए, एंड जो डेटा रीड करके आएगा उसको एक्स के फॉर्म में रखना है, एंड ईजिली इसको आपको कन्वर्ट कर देना है डिफरेंट टाइप के स्केल के लिए. अब मैं प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री की बात करता हूँ. बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जितने भी थर्मोमीटर आपने डिस्कस किया, देखा कि वो किस किस पैरामीटर पे काम कर रहे हैं. तो प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री कहता है कि द प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी, if the x is the property that vary linearly with the temperature T, where x will be equal to the AT plus B, मतलब x and t के बीच का जो रिलेशन है वो स्ट्रेट लाइन का लीनियर है, where AB is constant. अगर मान लो कोई आपके पास एक ऐसा थर्मोमीटर आ जाए, मान लो ऐसा एक थर्मोमीटर आ जाए, ठीक है, एंड इसमें दो लिमिट हो, एक हो जाए लोअर फिक्स पॉइंट, एक हो जाए अपर फिक्स पॉइंट. इसको अपर बोल दिया, इसको मैंने लोअर बोल दिया. एक रैंडम डेटा आप कहीं पे यहाँ पे मेजर कर रहे हो, तो हमने क्या करना है कि जो भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉपर्टी प्रेशर के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में, रेजिस्टेंस के फॉर्म में, या फिर EMF के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्मेट में आप मेजर कर सकते हो. वो यहाँ पे आएगा, वेरी करेगा, प्रेशर वेरी करेगा, वॉल्यूम वेरी करेगा, बट उसकी दो लिमिट को आपको ध्यान से देखनी है, लोअर लिमिट को देखनी है और अपर लिमिट को आपको ध्यान से देखनी है. अगर देखा जाए, अपर वैल्यू पता हो कि मतलब प्रेशर कितना आ रहा है एंड टेम्परेचर कितना आ रहा है. जैसे मेरे को पता है कि वाटर का जो अपर पॉइंट है वो 100 है, 100 पे बॉयल होएगा, टेम्परेचर को 100 लिख दिया. फिर मैंने देखा कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब प्रेशर के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं, चाहे 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर इतना है तो प्रेशर को लिख दिया और यहाँ पे टेम्परेचर को लिख दिया. फिर मैंने आइस में लेके गया, मेजर किया, तो मेरे को पता चल गया 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना प्रेशर होगा, तो उसको मेजर करके मैंने यहाँ पे लिख दिया. तो आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आप ए कांस्टेंट के बारे में पता कर दोगे, और ए की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे रख दोगे तो आप बी के बारे में पता कर लोगे. जब ए बी के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा, ए इतना है, बी इतना है, तो एक्स की अलग अलग वैल्यू पे टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी. इस प्रिंसिपल पे काम करता है कोई भी थर्मोमीटर. तो सबसे पहले अपर लोअर पॉइंट को फिक्स करके आप ए और बी को निकाल दो, बस सारी इक्वेशन आपके पास हो गई. अब जस्ट आपको इनपुट रखना है, आउटपुट आपको यहाँ से बड़े आसानी से मिलने वाला है, राइट. तो इसकी बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले डिराइव किए गए, जैसे कि मैंने बोला कि आप दो
दो टाइप की रीडिंग आपको मेजर करनी है, एक होना है अपर फिक्स पॉइंट, उस पे आपने इक्वेशन निकाल लिया, दूसरा लोअर फिक्स पॉइंट, उस पे आपने इक्वेशन यहाँ पे निकाल दिए। फिर उसके बाद आता है वेरिएबल, वेरिएबल रीडिंग का अपना एक अलग ही इक्वेशन होएगा। आपको क्या करना है कि सबसे पहले इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अगर इन दोनों को माइनस करूं तो ए के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। और देखो, जो वेरिएबल रीडिंग है और जो लोअर पॉइंट है, इनकी डिफरेंस है। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं x इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी एंड एक्स एल इज इक्वल्स टू ए टी एल प्लस बी, दोनों को माइनस करूं तो x माइनस एक्स एल की वैल्यू ए कॉमन हो जाएगा, t माइनस टी एल के फॉर्मेट में आएगा। इसका मतलब इसको और इसको माइनस करके ये निकाल दिया एंड इसको माइनस करके हमने ये निकाल दिया। अब इस a की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा तो ओवरऑल आपको एक डेटा मिलेगा कि अगर इस a की वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है, तो क्या डेटा मिलेगा कि x माइनस एक्स एल इज इक्वल्स टू एक्स यू माइनस एक्स एल डिवाइड बाई टी यू माइनस टी एल, इस फॉर्मेट में, ठीक है। और यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा, t माइनस टी एल यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक्स एल को इधर की ओर आप लेकर के जाओगे, t प्लस में हो जाएगा, तो ये फंडामेंटल फार्मूला आया। अब इन सब में से एक्सेल को कॉमन कर लेना है, ठीक है। एक्सेल को कॉमन क्या करेंगे, कैसे करेंगे कॉमन, ध्यान से देखना। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे एक एक्सएल ऊपर और एक एक्सएल नीचे रख दूं तो कॉमन हो जाएगा बड़े आसानी से। अब जब ये कॉमन हो जाएगा तो जो एक्सएल नीचे वाला हुआ है वो इसके साथ डिवीजन में आ जाएगा, तो इस फॉर्मेट में मैंने इसको रख दिया, तो ये मेन फार्मूला बन गया। तो मैंने कुछ किया नहीं, इसमें से जस्ट एक्सेल कॉमन कर दिया तो अंदर वाला टर्म ऐसा बच गया। बड़ा हैवी टर्म लग रहा है, तो हमने क्या किया, ये जो पूरी पूरी ये वैल्यू है ना, इसको मैंने बोल दिया गामा। गामा इज अ कांस्टेंट। और कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, अपर लोअर पॉइंट फिक्स करके जो डेटा आएगा यहाँ पे रखेंगे कि कितना थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी चेंज हुई। ये क्या हुआ, व्हाट इज गामा, गामा इज द चेंज इन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी डिवाइड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। ये सारा डेटा गिवन होता है। तो अब इक्वेशन थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ये हो गया लोअर पॉइंट पे 1 प्लस गामा डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स होता है कि जो वेरिएबल का टेम्परेचर है एंड जो लोअर टेम्परेचर है उनके बीच का कितना डिफरेंस है। तो इसी इक्वेशन के बेसिस पे खूब सारे क्वेश्चन अभी हम आगे सॉल्व करेंगे, राइट। जैसे मैंने बोला कि कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, अब कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर में कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम को मैंने कांस्टेंट कर दिया बट वेरी कर रहा है प्रेशर, तो जो एक्स है वहां पे पी आ जाएगा, राइट। जो गामा है वहां पे गामा पी आ जाएगा। तो सेम फार्मूला है। अगर मैंने बोला कि भाई ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जहां जहां पे गामा यहाँ पे आप देख रहे हो वहां वहां गामा पी हम लिख देंगे, राइट। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर के फॉर्म में सारी चीजें चेंज हो रही हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया गामा पी, ठीक है। और अब देखते हैं कि ये इक्वेशन इस तरीके से आ गया फाइनली। तो जो गामा पी की वैल्यू यहाँ पे आई है, गामा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेशर अपर माइनस प्रेशर लोअर डिवाइड बाय प्रेशर लोअर एंड चेंज इन टेम्परेचर को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर की मैं अलग अलग वैल्यू रखूंगा तो प्रेशर की अलग अलग वैल्यू पता चलेंगी। जैसे जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मैंने बोला था कि भाई यहाँ से ए निकाल लो, बी निकाल लो और ए बी को आप यहाँ पे रख दो, एक्स के अलग अलग वैल्यूज आप यहाँ पे रखोगे तो टी की डिफरेंस वैल्यू आपको मिलेगी। तो इस इक्वेशन को मैंने मॉडिफाई करके इस फॉर्मेट में रख दिया कि क्यों फालतू में इस तरीके से ए बी को निकाल करके रखो एंड सॉल्व करो। तो चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन को मैंने चेंज कर दिया। दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ द थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल। अपकमिंग टॉपिक में जब भी हम बात करेंगे टेम्परेचर के साथ बाकी चीजें कैसे चेंज हो रही है तो इसी इक्वेशन का जिक्र किया जाएगा। अब यहाँ पे गामा की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, गामा आपको पता होना चाहिए भाई गामा की वैल्यू क्या होगी और इसको हम किस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो जब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे एंड प्रेशर को हम चेंज करेंगे। तो जब प्रेशर चेंज हो रहा होगा तो यहाँ पे एक गामा आएगा, तो गामा को गामा पी के साथ कांस्टेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है तो उसको हम गामा पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंड इसकी यूनिट हो जाएगी पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इनकी यूनिट कैंसिल आउट हो गई तो इसकी यूनिट हो जाएगी पर डिग्री सेल्सियस। इनकी वैल्यू होती है 273.15, इसकी वैल्यू होती है 273.15 गामा की वैल्यू। अब ये गामा की वैल्यू क्यों आई, कैसे आई, कहाँ से आई, ये जब हम गैस के बारे में बात करेंगे तो गैस में गामा पी कितना होता है उसको डिराइव करके हम बताएंगे। फिलहाल इसके लिए ये डेटा इतना याद रखना पड़ेगा। ये काम कैसे करता है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक गैस थर्मोमीटर है, तो इसका वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट कर रखा है, इसके अंदर गैस फिलअप है। तो जब मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा कि जो गैस है वो एक्सपेंड होएगा एंड एक्सपेंड होने के बाद प्रेशर के फॉर्म में यहाँ पे रीड हो जाएगा। एंड प्रेशर को मैंने कैलिब्रेट कर रखा है टेम्परेचर के साथ में। जैसे हमने यहाँ पे लोअर लोअर लिमिट देखो, आपको यहाँ पे पीएल पता होना चाहिए, टीएल पे
पी अपर पता होना चाहिए, टी अपर पे ये डेटा आपके पास पहले से पता होता है, ठीक है। उसके बेसिस पे आप यहाँ पे क्या निकालोगे, गामा निकालोगे। ये सब जब पता चल जाएगा तो अलग अलग प्रेशर पे आप अलग अलग टेम्परेचर निकाल सकते हो। तो जब इसको हम गर्म करेंगे तो प्रेशर को यहाँ पे रीड करके बताएंगे प्रेशर कितना है, ये प्रेशर की वैल्यू मेरे को यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। तो इस टाइप के थर्मोमीटर को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। उसी तरीके से एक और थर्मोमीटर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं एंड देन चीज़ों को मेजर करके बताते हैं। अगेन सेम वही सारे फार्मूले आ गए, बस यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है कि जो गामा पी यहाँ पे लिखा है इसको आपको गामा वी कर देना है। हाँ ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर, तो ये गामा जो यहाँ पे जैसे मतलब जो वेरी कर रहा होता है उसी का हम यहाँ पे गामा लिखते हैं, ठीक है। गामा जैसे वेरी यहाँ पे वॉल्यूम कर रहा है तो गामा वी यहाँ पे लिखेंगे, उधर प्रेशर वेरी कर रहा है तो गामा पी लिखेंगे, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर कैसे काम करेगा। तो जो भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एक्स थी वहां पे अब वॉल्यूम से वो सब कुछ रिप्लेस हो जाएगा, ये भी वॉल्यूम से रिप्लेस हो गया, इसकी भी यूनिट पर डिग्री सेल्सियस होगी। एंड गैस के लिए गामा वी की जो वैल्यू होती है वो भी होती है 273.15। क्यों होगा, कैसे होगा, वो अपकमिंग लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल ये टेम्परेचर को कैसे मेजर करता है, प्रेशर कांस्टेंट है। अगर अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो और भी ज़्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज करना शुरू करेंगे। तो प्रेशर तो कांस्टेंट रखने के लिए जो पिस्टन पहले यहाँ पे था अब वो मूव करके थोड़ा आगे की ओर चला जाएगा। पिस्टन आगे की ओर जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और जो प्रेशर है वो रिड्यूस होकर के पहले की जैसा हो जाएगा। मान लो यहाँ पे प्रेशर है 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाया तो 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया और पिस्टन अभी यहीं पे है। तो 20 को वापस से 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लाने के लिए पिस्टन आगे की ओर मूव करना स्टार्ट कर देता है, टेक्निकली वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो जाता है। तो पिस्टन कितना आगे गया उसको मेजर कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा पिस्टन आगे की ओर जाएगा। इस तरीके से कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि द गैस प्रेशर के बारे में ये बता दूं कि गैस प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आता है। मतलब जैसे ही टेम्परेचर दिया वैसे ही यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे चेंज हुआ और फटाफट रीड करके ये बता देता है, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन कैसे होगा, कौन सा थर्मोमीटर अच्छा है कौन सा खराब है, उसको डिटेल में आगे डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट हम इधर आते हैं, द प्रेशर ऑफ द गैस द प्रेशर ऑफ द गैस फिल्ड इन द बल्ब ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब ये जो बल्ब है इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसके अंदर गैस फिलअप किया गया है। 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस भी अलग अलग रीडिंग्स आ गई। मरकरी के रिस्पेक्ट में कितना यहाँ पे प्रेशर है ये बता दिया। द टेम्परेचर ऑफ द बल्ब एट विच द प्रेशर इज 35 सेंटीमीटर। जब वो 35 सेंटीमीटर रीड करके बताएगा तो कितना प्रेशर होएगा। जैसे मान लो ऐसा थर्मोमीटर है, जस्ट एक एग्जाम्पल, तो जो 100 डिग्री सेल्सियस है ना उसको बता रहा है 36.6 सेंटीमीटर में, एंड जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसको बता रहा है 28.6 सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे रीडिंग ये 35 सेंटीमीटर करके कुछ बता रहा है, तो कितना टेम्परेचर होगा ये आपको बताना है। तो सिंपल सा स्केल फार्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, C माइनस 0 डिवाइड बाय द 100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू x माइनस x नॉट डिवाइड बाय द, मतलब नॉट मीन्स x लोअर डिवाइड बाय द x अपर माइनस x लोअर। तो इधर आ जाएगा C डिवाइड बाय 100। अब इसकी आएगी 35 जो ये रीड करके बता रहा है, जो लोअर वैल्यू है वो है 28.6 एंड डिवाइड बाई, एंड यहाँ पे 36.6 को माइनस कर देना है, 28.6 के साथ माइनस कर देना है। तो अगर 28 एंड इसको मैं माइनस करूंगा तो 6 + 2 8 हो गया, राइट। ऊपर अगर 35 में से माइनस किया, 35 माइनस ऑफ 28.6 तो वैल्यू आ गई 6.4 एंड डिवाइड बाई 6.4। अगर इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.8 एंड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 80। नेक्स्ट है, गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन लिक्विड थर्मोमीटर। जैसे कि मैंने बोला कि गैस को अगर आप गर्म करोगे तो फटाफट वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, राइट। तो गैस थर्मोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं मरकरी थर्मोमीटर, क्योंकि गैस इजीली एक्सपेंड करते हैं किसी भी लिक्विड के कंपेयर में। आप लिक्विड को गर्म करो तो उसमें टाइम लगेगा, तो फ्लक्चुएशन इतना जल्दी नहीं दिखेगा। तो अगर आपको फटाफट फ्लक्चुएशन देखना है कि तुरंत तुरंत कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आप मरकरी की जगह क्या यूज़ करेंगे, गैस थर्मोमीटर। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपको फीवर है एंड फीवर का टेम्परेचर मेजर करना है तो बॉडी का टेम्परेचर इतना जल्दी फ्लक्चुएट नहीं करता, तो हम अपना टेम्परेचर मेजर करने के लिए कभी भी गैस थर्मोमीटर का यूज़ नहीं करेंगे।
राइट, तो वो नॉर्मली थर्मोमीटर से काम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज गैस एक्सपेंड मोर देन द लिक्विड, इसलिए हम इसको इजीली यूज करते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अलग अलग टेम्परेचर यूज किए जाते हैं। अगर मुझे कंपेयर करके बताना है कि कौन सा थर्मोमीटर कैसा है, क्या रेंज है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज, क्या यूजेस है, अब सबके बारे में बात करते हैं। देखो मेनली हम लोग 4 टाइप के थर्मोमीटर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो पहला है वो है मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर, मतलब एक ग्लास उसके अंदर मर्करी है, ऐसा एक थर्मोमीटर है। दूसरा है एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट प्रेशर के कंपेयर में कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, एंड तीसरा है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। अब यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि टेम्परेचर अगर आप देते हो किसी भी वायर को, तो जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, करंट कम हो जाता है, राइट। तो आप देख सकते हो कि कितनी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, एंड आप बता सकते हो कि उस पर्टिकुलर बॉडी का कितना टेम्परेचर है। एंड फोर्थ होता है थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है कि जब दो बॉडी के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से उसके बीच में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सेल में 2 एनोड एंड कैथोड होते हैं, उनके बीच में एक ईएमएफ रहता है, ईएमएफ उसका होता है। उसी तरीके से टेम्परेचर अलग अलग होने की वजह से भी उनके बीच में एक ईएमएफ जनरेट होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा उधर ईएमएफ जनरेट होगा। तो ईएमएफ बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करके बता देता है। ठीक है, जो फिफ्थ है वो है रेडिएशन पायरोमीटर। रेडिएशन पायरोमीटर हायर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो इनकी आप रेंज देखिए कि जो बड़ी वैल्यू को कौन मेजर करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा कौन सा थर्मोमीटर है जो हायर हायर वैल्यू को मेजर करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? रेडिएशन पायरोमीटर। ठीक है, अगर देखा जाए कि कौन सा मिनिमम कम से कम जाकर के मेजर कर रहा है, देखो ये -240 या -270, तो गैस थर्मोमीटर एंड थर्मोकपल दोनों बहुत ही नेगेटिव में जाकर के मेजर कर रहे हैं। मैक्सिमम कौन मेजर कर रहा है? ये देखो थर्मोकपल, प्लेटिनम रेजिस्टेंस एंड कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ये मैक्सिमम टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यही यूज करते हैं। ठीक है, अब ये वाले इन जगह यूज नहीं हो सकते क्योंकि ये 1000 प्लस मेजर करके बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर वो थर्मोमीटर है जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव में वाइड रेंज कवर कर रहा है? वह गैस कांस्टेंट गैस वॉल्यूम थर्मोमीटर, ये -270 तक जा रहा है। ठीक है, सॉरी -270 -273। ठीक है, -273 ये मिनिमम टेम्परेचर होता है, तो यहाँ तक ये मेजर करेगा, एंड मैक्सिमम ये 1500 तक ये मेजर कर लेता है। एंड थर्मोकपल -250। तो अगर कंपेयर किया जाए तो मतलब वाइडर रेंज किसका हो सकता है, तो हम इन दोनों को ही हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा हाई मेजर कर रहा है तो इसका अपर टेम्परेचर कम हो गया, ये थोड़ा डेप्थ में मेजर कर रहा है तो इसका डेप्थ वाला थोड़ा कम हो गया, दोनों सेम कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इन सभी थर्मोमीटर की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे मर्करी जो है वो मरकरी के हाइट कॉलम के बेसिस पे मेजर किया जाएगा, जितना ज्यादा मरकरी एक्सपेंड होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर प्रेशर के फॉर्म में मेजर किया जाएगा। जो मैंने अभी इधर बोला था कि वॉल्यूम को फिक्स करेंगे, उसके अंदर मास एंड सब कुछ फिक्स होगा, तो प्रेशर के वेरिएशन को देखेंगे, जितना ज्यादा प्रेशर वेरी करेगा उतना ज्यादा टेम्परेचर वेरी करेगा। प्लेटिनम रेजिस्टेंस को मेजर करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसा एक लिक्विड है, ठीक है, एंड लिक्विड के अंदर एक मैंने वायर को ऐसे इधर भेजा हुआ है और यहाँ पे मैंने बैटरी लगा रखा है, तो जो इसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक अमीटर लगाएंगे, अमीटर करंट को मेजर करेगा, और इन दोनों मेजर करने के बाद आप रेजिस्टेंस को निकाल सकते हो। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V डिवाइड बाई आई। अगर पानी को मैं गर्म करना स्टार्ट करूंगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस होएगा वो R0, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस होगा वो 100, उसको मैंने R0 बोल दिया। तो अगर मान लो कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उस पे जो भी रेजिस्टेंस होएगा वो कितना होगा? R होगा। तो बड़े आसानी से एक रेशियो बनाया जा सकता है रेजिस्टेंस गैस थर्मोमीटर के लिए, C-0 डिवाइड बाई 100 - 0 इज इक्वल्स टू R - R0 डिवाइड बाई द R100 - R0। यहाँ से एक रिलेशन बना करके हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि कितना उसका टेम्परेचर है। रेडिएशन पायरोमीटर क्या करता है कि जो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ होती है वहाँ से हीट बाहर निकलता है, तो जितना ज़्यादा हीट बाहर निकलेगा उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी हाई होगी, उसका वेवलेंथ उतना लो होगा, और वेवलेंथ के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि उसका कितना टेम्परेचर है, राइट। तो इस तरीके का पैरामीटर हम लोग यूज करेंगे डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि उनकी क्या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अब हम एडवांटेज देखते हैं। जैसे जो गैस थर्मोमीटर है उसकी एडवांटेज क्या है? डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे बॉडी का टेम्परेचर इधर रखा एंड बॉडी जितनी गर्म है ये मेजर करके मैंने बता दिया। बट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या है कि इसमें डायरेक्ट नहीं है, मतलब अभी सिर्फ एडवांटेज की बात करते हैं। तो मर्करी का एडवांटेज क्या हो गया कि इजीली पोर्टेबल है, बैग में रख करके कहीं चले गए, डायरेक्ट आपने मेजरमेंट कर दिया। बट कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर मोर सेंसिटिविटी की बात की क्योंकि गैस को इजीली मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, एक्यूरेट भी है एंड इसका वाइड रेंज भी है।
एग्जैक्ट डेटा बताएगा, फटाफट बताएगा। तो इसलिए इसका जो यूज किया जा सकता है, वो जैसे तुमने कोई थर्मोमीटर बनाया, वो कैसा काम कर रहा है, अच्छा या खराब है, तो याद रखना कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर टू कंपेयर द अदर थर्मोमीटर को कंपेयर करने में यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका बड़ा एडवांटेज है। तो बेसिकली कोई मशीन नहीं बन रही है, वो मशीन सही काम कर रही है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए एक और मशीन बनाई गई। उसी तरीके से जो अदर थर्मोमीटर बन रहे हैं, उसकी स्केलिंग सब कुछ अच्छा है या नहीं, उसको चेक करने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर बनाया गया। फिर उसके बाद आता है प्लेटिनम गैस थर्मोमीटर, ठीक है। जो प्लेटिनम गैस थर्मोमीटर है वो एक्यूरेट है, वाइड रेंज है, बट सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। इतना सेंसिटिव नहीं है जिस तरीके से गैस, फटाफट एक्सपेंड किया। अब इसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस चेंज होगा, मेजर होगा, तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो इसका दो एडवांटेज है, एक्यूरेट रिजल्ट बताएगा, वाइड रेंज इसका भी है, बट इतना सेंसिटिव नहीं है, इसका ये ड्रॉबैक है। थर्मोकपल बहुत ज़्यादा यूजफुल है एंड बहुत ज़्यादा इसका वाइड रेंज है, फास्ट रिस्पॉन्स है, वाइड रेंज है, इजीली आप लेकर के जा सकते हो और बड़े आसानी से आप रीड कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द कंसर्न में थर्मोकपल काफ़ी ज़्यादा यूज किया जा सकता है। और पायरोमीटर का सबसे ज़्यादा फायदा है कि इसको कॉन्टैक्ट में नहीं देखना होता है, जस्ट रेडिएशन को मेजर करता है। रेडिएशन के लिए किसी पायरोमीटर को उस बॉडी के साथ टच कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हर एक का डिसएडवांटेज है, याद रखना। जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर है ये लिमिटेड है, प्रिसाइज है, देखो लिमिट बड़ी कम है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, राइट। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर का साइज ही बहुत ज्यादा होता है, मेजर तो सही करता है, बट आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा नहीं सकते, इसलिए इसको बस कंपेयर करने के लिए हम यूज करते थे। और रेजिस्टेंस का मैंने बताया कि भाई इसका रिस्पॉन्स बड़ा स्लो होता है, फ्लक्चुएशन आएगा तो ये बता नहीं पाएगा। थर्मोकपल का जो डेटा होता है ना, उसके लिए क्लास 12 में आप एक टर्म पढ़ोगे जिसका नाम होता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर बताता है कि कितना उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो इसके अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। एक्यूरेसी इज लॉस्ट इफ द ईएमएफ मेजर्ड ड्यूरिंग द मेजर्ड यूजिंग द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर ही खराब है तो रीडिंग खराब आएगी, तो वहाँ पे थोड़ी इनएक्यूरेसी हो जाती है, बट अदरवाइज ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। एंड जो रेडिएशन पायरोमीटर है उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, है ना, उसको वेल ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे थर्मोमीटर है, उसको कोई भी बंदा, चाहे वो साइंस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कोई भी इजिली यूज कर सकता है, बट पायरोमीटर के लिए एक बेसिक ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है, इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि फॉर द मेजरिंग द वेरी हाई टेम्परेचर से अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस, तो किस टाइप का थर्मोमीटर हम यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है पायरोमीटर हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द मेजरिंग द फॉर मेजरिंग टेम्परेचर नियर अबाउट द एब्सोल्यूट जीरो द थर्मोमीटर इज यूज्ड। ये थोड़ा सा अलग है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जो मैग्नेटिक थर्मोमीटर है वो जीरो के आसपास टेम्परेचर को हमको मेजर करके बताना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि जीरो, इसको थोड़ा, ये 273.13 है, तो कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर अप्रोक्सीमेटली जा सकता है, बट थर्मोकपल भी नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक थर्मोमीटर होता है, इतना डिटेल आपके कोर्स में है नहीं, बस नाम जान लेना। मैग्नेटिक थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर नियर अबाउट द 0 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following thermometer is most useful measuring the rapid and varying temperature। मैंने बोला कि सबसे बेस्ट होता है थर्मोकपल, फास्ट रिस्पॉन्स, वाइड रेंज, रिमोट एंड रीडिंग सब में काम आता है। तो थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, इसी को हम ये कह सकते हैं थर्मोकपल थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर ही बोलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। प्लेटिनम इसलिए यूज नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स लो होता है। गैस इसलिए यूज नहीं करेंगे कि साइज बहुत बड़ा होता है। सेचुरेशन वेपर प्रेशर थर्मोमीटर आपके कोर्स में है नहीं और इसका भी यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो थर्मोमीटर, ये थर्मोकपल इज द बेस्ट डिवाइस टू मेजर टेम्परेचर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस। तो मैंने एक फार्मूला आपको लिखवाया था कि C माइनस जीरो डिवाइड बाई द 100 माइनस जीरो इज इक्वल टू R माइनस R नॉट डिवाइड बाई द R 100 माइनस R नॉट। क्वेश्चन में दिया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्टेन प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज फाउंड 2.56 एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मतलब जो 0 डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू है वो कितनी हो गई, 2.56, एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है, 3.56, राइट। और जो रीड करके ये बता रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 5.06, एंड ये वैल्यू हो जाएगी 2.56, एंड इधर हो गया C डिवाइड बाय द 100। यहाँ पे देखना है फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा। तो 3.56 को 2.56 का माइनस करेंगे तो 1 आएगा, एंड उसके बाद अगर मैं 5.06 को माइनस कर दिया 2.56 के साथ में, 2.5 एंड 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज द 250। तो जो C की वैल्यू रीड होकर के आएगी डेट इज 250 डिग्री सेल्सियस। तो बी ऑप्शन इज जो करेक्ट आंसर, राइट।
अब देखो सबसे लास्ट में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि थर्मोमीटर बेस्ड ऑन द ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। देखो ये जो फेज है वेपर फेज है। वेपर फेज में हमने देखो टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया, प्रेशर को थोड़ा कम रखा, ठीक है, इसको बोलते हैं वेपर। एंड एक होता है गैसियस फेज। गैसियस फेज में टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वेपर भी एक गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसको हम सुपर हीटेड स्टीम भी कहते हैं। अगर मतलब स्टीम तो होता ही है, बट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसको हम गैसियस फेज कह देते हैं। आइडियल गैस की ओर अप्रोच करना स्टार्ट कर देता है। अगर आपने प्रेशर को बहुत बड़ा रखा है, टेम्परेचर को कम रखा है, तो ये पूरा का पूरा जो जोन होगा वो सॉलिड जोन हो जाएगा। तो देखा जाए कि ये जो स्पेस है, ये पूरी स्पेस, इधर वाला पूरा इलाका हो जाएगा सॉलिड के लिए, ठीक है। तो और देखा जाए लिक्विड का अब क्या बोलते हैं, गैसियस जोन कौन सा है? ये जोन पूरा गैसियस जोन हो जाएगा, ठीक है। और जो रिमेनिंग जोन अभी यहाँ पे रह गया, ये वाला जोन, ये है लिक्विड फेज। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अ, अ, तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका जो टेम्परेचर होता है ट्रिपल पॉइंट का, ये होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.16 केल्विन। और इस पे जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो होती है 0.0061 बार में होती है। अब देखो इसका पॉइंट भी फिक्स है और इसका टेम्परेचर भी फिक्स है। ये क्यों आया, इसका यूज क्यों हुआ, इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। जैसे मैंने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट अपर लोअर फिक्स पॉइंट होता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर आपको कन्वर्ट करना है किस अगर आपको यहाँ पे चीज़ों को बॉयल करना है, बॉयल करने के लिए आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा। प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड बी 100 डिग्री सेल्सियस। मान लो मैंने एक लाइन बनाई, लाइन ऐसे बना दिया, तो यहाँ पे अभी जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो यहाँ पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो मान लो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज कर दिया, अब देखो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज हो गया। मीन्स इसकी लोअर वैल्यू ही नहीं फिक्स है, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ट्रिपल पॉइंट के साथ ऐसा नहीं होता है। ट्रिपल पॉइंट सिर्फ एक ही प्रेशर पे एग्जिस्ट करेगा और कोई दूसरा प्रेशर हो ही नहीं सकता। तो अगर इस प्रेशर पे देखा जाए कितना टेम्परेचर है, तो ये एक फिक्स पॉइंट है, इसको रियल फिक्स पॉइंट कह सकते हैं। अब जो थर्मोमीटर बनाई जाएगी उसके लिए दो टाइप के फिक्स पॉइंट होंगे। एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, मतलब जहाँ पे 0 केल्विन, और 0 केल्विन पे कोई भी थर्मोमेट्रिक जो प्रॉपर्टी होती है वो 0 ही आएगी। दूसरा फिक्स जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0.01 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ पे जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी वो भी फिक्स होगी। तो दो फिक्स पॉइंट यहाँ पे हमको पता चल गया, इसलिए हम अदर थर्मोमीटर का यूज नहीं करेंगे। अब हम लोग ट्रिपल पॉइंट थर्मोमीटर का यूज करेंगे। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग लाइन होती है। इस लाइन में आप लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड में आप कन्वर्ट हो गए। इस वाले लाइन में आप सॉलिड से वेपर एंड वेपर से सॉलिड में आप कन्वर्ट हो गए। एंड इस वाले लाइन में आप टेक्निकली सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। डिफरेंट टाइप के फेजेस में किस तरीके से चेंजेस आएंगे, इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब कैलोरीमीटर के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ओवरऑल ट्रिपल पॉइंट में आपको याद रखने के लिए इनका प्रेशर एंड टेम्परेचर की वैल्यू है, एंड इसको किस तरीके से न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। देखो जैसे कि मैंने बोला कि जो लोअर फिक्स पॉइंट है स्केल के लिए क्या होगा, 0। तो यहाँ पे लोअर फिक्स पॉइंट को हमने क्या बोला, 0। 0 पे जो अदर स्केल है उसको हमने क्या बोला है, 0। मतलब अगर केल्विन, दो टाइप का स्केल होगा, तो जब क्वेश्चन का फॉर्मेशन करेंगे तो दो टाइप के स्केल होंगे। पहला स्केल होगा केल्विन स्केल, दूसरा होगा अदर स्केल, कोई भी स्केल है। केल्विन स्केल लोअर फिक्स पॉइंट में केल्विन की वैल्यू हो गई 0, तो अदर स्केल भी 0 रीड करके बताएगा, क्योंकि सारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी 0 होती है। फिर बात होती है अपर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट में इसकी वैल्यू हो जाएगी 273.16, ठीक है, यही ट्रिपल पॉइंट होता है। इस ट्रिपल पॉइंट को हमने यहाँ पे यूज कर दिया। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कितनी होगी उसको हम XTR से रिप्रेजेंट करेंगे। दो डेटा आ गया। अब बड़े आसानी से आप फार्मूला बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने ऐसा थर्मोमीटर बनाया, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा मैंने थर्मोमीटर बनाया, सॉरी, तो थर्मोमीटर में दो लिमिट हो गई, एक लोअर फिक्स पॉइंट हो गई, एक हो गया अपर फिक्स पॉइंट हो गया, एक हो गया ट्रिपल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने बोला 0 केल्विन, इसको मैंने बोला 273.16 केल्विन, ठीक है। ये तो अपर है, ठीक है। और यहीं पे कहीं लाई कर रहा होगा इसका लोअर,
तो उससे कोई लेना देना नहीं है। मान लो जो आप रीडिंग अभी ले आ रहे हो वो कहीं यहाँ पे ले आ रहे हो, इसको रीड करके बता रहे हो। तो अब आपको क्या करना है, दो टाइप की वैल्यूज लेनी है। जो आप रीड कर रहे हो उसको आप जीरो से देखोगे, और जो जो ट्रिपल पॉइंट है उसको आप जीरो से देखोगे, एंड देन सारा डेटा आप मेजर करके बता दोगे। तो जो सबसे ऊपर वाला होगा, जैसे मान लो कोई केल्विन स्केल है, तो जो रीडिंग आएगी वो किस में आएगी, केल्विन में आएगी, एंड लोअर लिमिट कितनी हो गई, जीरो। और फिर जो ट्रिपल पॉइंट है वो कितना है, 273.16 है, इसको आपने जीरो से माइनस कर दिया। अब कोई जो दूसरा स्केल होगा वो उसकी जो रीडिंग आएगी, रीडिंग कितनी हो जाएगी, एक्स, मतलब एक्स पे उसकी जो रीडिंग आएगी एक्स आएगी, एंड जो लोअर पॉइंट है उसके लिए भी जीरो होगा, ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा उसके लिए एक्स टी आर, एंड लोअर पॉइंट हो जाएगा जीरो। तो उसके बेसिस पे जो फाइनल आंसर निकल करके आता है वो इस तरीके का फाइनल आंसर आता है। एंड एक्स क्या हो सकता है, एक्स में भी प्रेशर एंड में भी टेम्परेचर। अगर इसके डायग्राम को मैं वापस से सही से बनाता हूँ, ऐसे आप समझो कि मान लो दो स्केल मैंने बनाया, एक हो गया केल्विन स्केल और एक हो गया अदर स्केल। टेम्परेचर की जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है वो जीरो होती है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो केल्विन, यहाँ पे आ जाएगा जीरो, जो भी अदर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। फिर यहाँ पे आता है ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा 273.16 केल्विन, तो यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स टी आर। रीडिंग आप कहीं यहाँ पे मेजर करोगे, तो ये जो रीड करके बताएगा इसको बोलेंगे टी, और ये जो रीड करके बताएगा उसको बोलेंगे एक्स। तो जो भी आपको डिफरेंसेस रेशियो निकालने हैं, पहले इस पूरे का रेशियो डिवाइड बाई इसका रेशियो, फिर इसमें आएगा इस पूरे का रेशियो एंड डिवाइड बाई इसका रेशियो। तो देखा जाए किस तरीके से मैंने इसको फॉर्मुलेट किया है। अब आप अच्छे समझना कि जब मैंने लिखा कि भाई ये पूरा रेशियो चाहिए, ठीक हो गया टी माइनस जीरो, ठीक है। तो अगर हमको ये पूरा रेशियो चाहिए तो मैंने लिख दिया टी माइनस जीरो। फिर मैंने बोला अगर ये रेशियो चाहिए तो इसको मैंने लिख दिया 273 माइनस जीरो। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मुझे ऐसा वाला रेशियो चाहिए, पूरा का रेशियो चाहिए, तो x माइनस जीरो, और अगर मुझे सिर्फ ये रेशियो चाहिए, ये यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, तो दोनों का रेशियो टेक्निकली यहाँ पे सेम आएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये फाइनल फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले के बेसिस पे सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि टू एब्सोल्यूट स्केल ए एंड बी, ठीक है, having a triple point 200A and 300B, the relationship between A and B। मतलब अब यहाँ पे मेरे पास थ्री टाइप की स्केल है। पहला स्केल तो केल्विन स्केल हो गया, एंड जो दूसरा स्केल है उसका नाम है ए, एंड जो तीसरा स्केल है उसका नाम है बी, ठीक है। तो सभी के लिए मैंने नीचे से एक पॉइंट बनाया, ये जीरो केल्विन पे है। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रिपल पॉइंट बनाया, ये 273.16 केल्विन पे है। फिर यहाँ पे एक रीडिंग बनाया, ये जो रीडिंग है ये एक्स बता रहा है, और ये इसी को टी ए बता रहा है, ये इसी को टी बी बता रहा है। और जो ट्रिपल पॉइंट है वो ए स्केल का है 200 और बी स्केल का है 300। और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जीरो पे सभी की जीरो जीरो होती है। तो अगर ए के लिए फार्मूला लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, टी ए माइनस जीरो डिवाइड बाई द 200 माइनस जीरो, और बी के लिए लिखा जाए तो हो जाएगा टी बी माइनस जीरो डिवाइड बाई द 300 माइनस जीरो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा टी ए डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू टी बी डिवाइड बाई द 3। तो टी ए की वैल्यू टेक्निकली 2/3 ऑफ द टी बी के इक्वल हो गया, राइट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज योर करेक्ट आंसर। तो ओवरऑल हमने देखा इस पूरे चैप्टर में किस तरीके से नंबर 1 कि थर्मोमीटर काम करता है, थर्मोमीटर की स्केलिंग कैसे करते हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर क्या होता है, उनका आपस में क्या कंपैरिजन होता है। एंड लास्ट में हमने ये डिस्कस किया ट्रिपल पॉइंट थर्मोमीटर हम क्यों यूज करते हैं। उसका मेन रीजन ये था कि अदर जो थर्मोमीटर्स हैं उनकी बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिपल पॉइंट का एक फिक्स एंड टेम्परेचर होता है, राइट। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि टेम्परेचर कैसा होगा, थर्मोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम की इक्वेशंस यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट प्रेशर की इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पे गामा थोड़ा आप चेंज कर देना। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे गामा पी आएगा और यहाँ पे आ जाएगा गामा वी, राइट। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे भी सही हैं। ये हो जाएगा गामा पी एंड ये हो जाएगा गामा पी, करेक्ट, ठीक है। प्रेशर की इक्वेशन में गामा पी एंड वॉल्यूम की इक्वेशन में गामा पी, लास्ट में एक ट्रिपल पॉइंट की इक्वेशन है। तो आई गेस दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि थर्मल एक्सपेंशंस क्या क्या होते हैं एंड किस तरीके से चीजें एक्सपेंड होती है, उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना क्योंकि ये सारे टेम्परेचर थर्मल एक्सपेंशन में डिटेल में यूज किया जाएगा। थैंक यू।